अमेरिका कैसे ईरान पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला पे एक्शन हुआ, उससे आइडिया लगा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं। फ्लाइट्स की हैं C-17 ग्लोब मास्टर्स की, जो उनका स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, उससे वो गल्फ में लेके गए हैं उतने मिसाइल्स को, और वो फायर करने के लिए लॉन्चर्स लेके गए हैं, थर्ड बैटरीज वहाँ पे लेके गए हैं। ट्रम्प को अगर ऐसा लगता है कि वो ईरान का शिकार कर लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी सबमरीन का मेंशन है या नहीं, कि क्या हो अगर दुश्मन स्नीक कर जाए आपके एयरक्राफ्ट कैरियर तक, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन रखते हैं, उसको 6 महीने बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर वो आ गई फ्लीट तो आप नहीं कर सकते उसका मुकाबले। ईरान को एंगेज कर सकती है मतलब सिर्फ लिंकन और उसका जो एस्कॉर्ट है, वो कुछ टाइम तो बिल्कुल ईरान को एंगेज कर सकते हैं, चाहे तो। क्या इजराइल इसमें आएगा, ज्वाइन करेगा अपने फाइटर जेट्स के थ्रू? ईरान इज़ वेरी क्लियर, अमेरिका का हमला होता है तो इजराइल हमारे टारगेट पे रहेगा। ईरान जैसे देश के लिए क्यों इतना पैसा बाहर है यूएस, मुझे ये समझ नहीं। यूएस के पास बहुत पैसा है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर बहुत पैसा खर्च करने के लिए जाने भी जाते हैं। क्या है कोई तरीका ईरान के पास कि वो ब्रीच करके कुछ नुकसान पहुंचा सके? कि ईरान पहले अपना बेस्ट जो हथियार होगा वो नहीं चलाएगा। ईरान पहले सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स भेजेगा, ये जो शहीद ड्रोन्स उनके पास में। ईरान को बस अपनी जनता को ये बताना है कि हमने उनको भी तोड़ा है ना, तो एक मिसाइल इजराइल में गिरा देना है, कि कोशिश करना है किसी यूएस बेस पे कुछ गिर जाए, किसी यूएस शिप को आप टारगेट कर लो, उतना ईरान मतलब विल क्लेम विक्ट्री। वेनेजुएला अटैक, टेरिफ्स, ग्रीनलैंड इन्वेजन के बाद अब ट्रंप का अगला टारगेट है ईरान। अमेरिका की एक मैसिव फ्लीट या फिर कहे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं और भी ज़्यादा मिलिट्री मूवमेंट जो है मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है अमेरिका की ओर से, उनके एयर बेसिस में। और थार्ड, पेट्रियट ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी डिप्लॉयमेंट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी समय ईरान पर अटैक कर सकता है, बस एक राइट टाइम का वेट कर रहा है। डिफेंस के एस्पेक्ट में इसके क्या मायने हैं, पॉलिटिकली जो मायने हैं वो हमने आपको राजदूत के एपिसोड में बताए, लेकिन फौजी में हम जानेंगे कि इसके मिलिट्री के एस्पेक्ट में क्या मायने हैं। शुरुआत करेंगे, मेरा नाम है रिया और मेरे साथ है निखिल। तो अब्राहम लिंकन के बारे में हमने राजदूत के एपिसोड में वैसे भी कुछ बातें की हैं, बट अभी जो जैसे बोलते हैं नेवल एसेट के मायने में, वो क्या कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है और अमेरिका कैसे ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए, अभी किसी भी एक एक्शन से पहले रिया मोबिलाइज करना होता है आपको फोर्सेस को। तो अभी पिछले कुछ टाइम से, जैसे आप याद करेंगे, आपने वेनेजुएला के उदाहरण से अपनी बात शुरू की थी, तो वेनेजुएला में भी एक्शन से बहुत पहले मोबिलाइजेशन हुआ था। वेनेजुएला पे एक्शन हुआ 1 या 2 तारीख को जनवरी में 2026 में, और वहाँ सितंबर अक्टूबर से उन्होंने मोबिलाइज किया था, क्योंकि लैटिन अमेरिका में उतने उनको एसेट्स रखने नहीं पड़ते हैं, वहाँ पे यूएस का कोई कंपटीशन, यहाँ वहाँ उनको आंख दिखाने वाला कोई है नहीं। फिर भी वो अपने बेसिस पे तैनाती रखते हैं, तो वहाँ उन्होंने मोबिलाइज किया, उससे आइडिया लगा कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे मोबिलाइजेशन बढ़ा, सितंबर अक्टूबर से कहा जाने लगा कि वेनेजुएला पे हमला हो सकता है। तो उसी तरह से अब ईरान पे अटैक की बात आ क्यों रही है, क्योंकि वन, ट्रम्प फ्री हो गए हैं, मतलब अभी जितने उन्होंने काम खोले थे उससे। दूसरा, हम ईरान के आसपास मोबिलाइजेशन होते हुए देख भी रहे हैं। अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में कहीं डिप्लॉयड था, और बताया जा रहा है कि वहाँ से 1 हफ्ता सेल करके अरेबियन सी में कहीं पहुँचा है, और उसको जो ओशन ट्रैकर्स होते हैं, जो लोग एंथुजियास्ट होते हैं, जो ट्रैक करते हैं जहाज़ का है वहाँ, वो कुछ अकाउंट्स पे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आना बंद हुई, उससे पता चला कि शायद ये कुछ सोच रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका वहाँ पे F-15 ईगल्स को लेके आ रहा है, पेट्रियट बैटरीज को लेके आ रहा है, थार्ड सिस्टम्स को लेके आ रहा है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि वो अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऑफेंसिव मतलब वेपन है, ये सिस्टम है आप कह लीजिए, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है टू अटैक अ टारगेट या प्रेशर देने के लिए, है ना, पावर प्रोजेक्शन में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ में डिस्ट्रॉयर्स भी आते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जर्मनी और जापान में जो पेट्रियट सिस्टम के इंटरसेप्टर्स रखे हुए थे, जो मिसाइल, वो सरफेस टू एयर मिसाइल वो फायर करते हैं, वो पुराने इंटरसेप्टर्स को भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 300 फ्लाइट्स की हैं C-17 ग्लोब मास्टर्स की, जो उनका स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है,
उससे वो गल्फ में लेके गए हैं उतने मिसाइल्स को। और वो फायर करने के लिए लॉन्चर्स लेके गए हैं, थार्ड बैटरीज वहां पे लेके गए हैं। तो ये इतना सारा जब मोबिलाइजेशन हो रहा है ना कि आप अटैक करने के लिए सामान लेके जा रहे हो, वहां पे एक पूरा चलता फिरता एयरपोर्ट, उसके बाद आप सरफेस टू एयर बैटरीज लेके जा रहे हो ताकि जो यूएस के वहां पे एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और आप वहाँ पे जेट्स भी लेके जा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम भी आएंगे। और ये एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर्स हैं F-15, और आपके मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। और बाकी उनके पास में बहुत सारे एसेट्स वहाँ पे हैं, गल्फ में उनके पास में बहुत सारे जेट्स हैं, बहुत सारे नेवल एसेट्स हैं। तो ये सारा जो गोलबंदी हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान पर या तो प्रेशर डाल के कुछ अचीव करने की तैयारी है, या तो एक अटैक इमिनेंट है। इस पूरे मोबिलाइजेशन का एक हिस्सा जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। आपने लिंकन के बारे में पूछा। लिंकन एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा नहीं है आज तक, है ना। जो लोग ये डिस्कस हो रहा है, हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया था राजदूत में कि क्या ईरान कि अगर अमेरिका एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी तरफ भेज रहा है तो क्या ईरान उसे डुबा भी सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक के नहीं हुआ। वियतनाम वॉर में ज़रूर यूएसएस कार्ड करके एक जो आज एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं न्यूक्लियर पावर्ड, उससे काफ़ी छोटा था, 19-20 एयरक्राफ्ट कुछ वो कैरी कर पाता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज का था। उसको डिप्लॉय किया गया था, तो वो साइगोन में पियर के पास उसको सैबोटाज किया था। कुछ वियटकॉन्ग फ्रॉगमैन उसको बोलते हैं, आप उसको नेवी कमांडो बोल दीजिए, जो अंडर वाटर डेमोलिशन का काम करते हैं। उन्होंने जाके एक चार चिपका दिया था और वो एक शैलो वाटर में डूबा था, उसको भी उन्होंने पैचअप करके दोबारा यूज़ किया। तो ये मतलब यूएसएस कार्ड वियतनाम वॉर के आसपास हुआ था, वियतनाम वॉर में हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि 40 साल से कोई भी दुनिया में यूएस के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट नहीं कर पाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके बेहतर होते गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके बड़े होते गए हैं, उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट वो फील्ड करते हैं उनकी क्षमता बड़ी है। यूएस नेवी का जो अनुभव है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने का, उसके साथ में दूसरा वो जो नेवल कॉम्प्लीमेंट है उसको ऑपरेट करने का, नेवल वॉरफेयर का, नेवल एविएशन का जो उनका अनुभव है वो बढ़ गया है। तो वो इस तैयारी के साथ में आ रहे हैं। अब आपको लिंकन के स्पेसिफिकली अगर हम लिंकन के बारे में जानना चाहेंगे तो लिंकन एक निमित्ज क्लास कैरियर है जो अभी यूएसएस वहाँ पे यूएस में अब फोर्ड क्लास कैरियर्स आने लगे हैं, जो सबसे नए कैरियर्स हैं। फोर्ड वहाँ भेजा गया था वेनेजुएला, है ना, वो पहला शिप है। तो उससे पहले निमित्ज क्लास कैरियर्स होते थे, ये 350 मीटर की लेंथ होती है। तो 350 मीटर ऐसे आप, अच्छा जब उसकी पिक्चर आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे लगता है स्कूल में सबने 100 मीटर दौड़ा है। तो आप सोचिए उससे 3 गुना आप अपने स्कूल को याद कीजिए ना, और उसके बाद भी 30 मीटर। तो बहुत लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्लैट डेक है, और 4 कैटापुल्ट हैं जिसमें से मुझे लगता है कि वो 2 से एक साथ लॉन्च कर सकते हैं एयरक्राफ्ट, और 60 से 65 उनके पास वो एयरक्राफ्ट साथ में लेके जा सकते हैं। अगर उनको मैक्सिमम कैपेसिटी पे कैरी करना है दे कैन कैरी 90। और अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं, जैसे बहुत बेसिक, अब जैसे F-18 सुपर हॉर्नेट तो पहले से वो कैरी करते हैं, वो जिसके विंग्स फोल्ड होते हैं। फिर F-35C है जो स्टेल्थ फाइटर है यूएस नेवी का, वो उसके ऊपर होता है। सी हॉक जो MH-60 रोमियो, हम इंडियन नेवी में भी यूज़ होते हैं बहुत कम नंबर में, लेकिन तो वो उससे सर्च एंड रेस्क्यू में काम आता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के काम आता है। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरी, 2 मैंने आपको फाइटर जेट्स बताए। और उसके बाद में एक चीज़ आपको जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके पास में, EA-18G ग्राउलर। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेवी में फ्लीट डिफेंस का काफ़ी काम होता है। उनको ये देखना होता है कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट उनके करीब ना आने पाए, और जहाँ पे इनके फाइटर्स जा रहे हैं, है ना, उनके सिग्नल्स को कोई जैम ना करे, दुश्मन को जैम किया जा सके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए उनके पास एक डेडिकेटेड, इंडिया में ये जो छोटी एयरफोर्सेस होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन हम अपने मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स में वो किट्स यूज़ करते हैं। कुछ हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ पे दे हैव डेडिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम करते हैं।
एंटी रेडार मिशंस करते हैं, इन सारी चीज़ों में ये लोग काम आते हैं। और इन सब की ताकत कई गुना बढ़ा देता है एक बड़ा जहाज जो E-2 हॉक आए, है ना? एक यूएस के इंडिया के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चीन के पास हैं, फ्रांस के पास हैं। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की खासियत ये है, और जो दुनिया में अभी अभी तक के किसी के पास नहीं थी, चाइना जस्ट अभी पहुंचा है वहां पे। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बड़े मजबूत कैटापुल्ट्स लगे होते हैं। जैसे लिंकन में तो स्टीम पावर्ड ही है, लेकिन वो एक हैवी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। और उसका फ़ायदा क्या है कि जो छोटे जेट्स होते हैं वो तो अपने मिशंस करेंगे, उनके पास भी रडार होता है, लेकिन आप एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम उन पे नहीं भेज सकते, है ना? तो जैसे इंडिया में हेलीकॉप्टर में, कामोव हेलीकॉप्टर्स में यूज़ होता है, तो हेलीकॉप्टर की एक लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड स्पीड होती है। एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट एक बहुत लंबे एक इलाके को कवर कर सकता है। तो एक चलता फिरता एटीसी उनके पास हवा में चला जाता है। तो उनकी इस पूरी फ्लीट को जिसको कहते हैं ना अनदर पेयर ऑफ आइज मिल जाती हैं इन द स्काई, वो दुश्मन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, वो अपना एयरक्राफ्ट्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट उनको मिल जाते हैं इसकी वजह से। और ये बहुत बड़ा इनके ऊपर एक रेडोम लगा होता है, एक गोल चक्री से घूमती है इनके ऊपर हॉक आइज पे। तो ये जो छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके ऊपर से लॉन्च नहीं किए जा सकते। यूएस के पास सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो उनके पास हैं प्रॉपर, वहाँ से हॉकाइज लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे उनका ये जो जो ये मतलब उनके पास में 40-50 फाइटर जेट्स होते हैं, उनकी उनकी बहुत मदद हो जाती है ना? वो अपना ज़्यादा फोकस मिशन पे लगा पाते हैं। तो ये मतलब अगर आप सिर्फ लिंकन को ही ले लोगे, सिर्फ उस शिप को ले लोगे, मैं अभी उसके आसपास जो मैं अभी उसके नेवल कॉम्प्लीमेंट जो उसके साथ में जो एस्कॉर्ट जिसको बोलते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसी की अपनी ताकत ईरान की पूरी एयरफोर्स से ज़्यादा है। जिसके कारण मतलब बहुत ही मुश्किल है, मुकाबला ही मतलब है ही नहीं। 1 on 1 नहीं हो सकता। हाँ। मतलब हम कर सकते हैं इस बात को डिस्कस कि ऐसा नहीं है कि ईरान कुछ नहीं करेगा या वो कच्चा पापड़ नहीं है ना? वो बिल्कुल उनको पता है ये चीज़ कि दुश्मन के पास में क्या है और दुश्मन क्या क्या कर सकता है। और अगर इफ पुश कम्स टू शव, वो बैठेंगे नहीं चुपचाप, वो लोग बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, उनसे जो बंद पड़ेगा वो करेंगे, उस पर आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जैसे बताया कि एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं जी हाँ। डिस्ट्रॉयर शिप्स, हाँ। सबमरीन की भी बात होती है कि वो भी रहती है। बिल्कुल। तो इस जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी सबमरीन का मेंशन है या नहीं? देखिए मेंशन नहीं है, लेकिन साथ में देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बहुत ताकतवर नहीं होते हैं, है ना? वो एक चलती फिरती वो एयरफील्ड है ना? उसमें एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने की सुविधा है, एयरक्राफ्ट्स को रिकवर करने की सुविधा है, आपके फ्यूल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हैं। एक हैंगर होता है उसमें, मेंटेनेंस उसका हो सकता है, एयरक्राफ्ट्स के लिए फ्यूल उसके अंदर होता है, सेलर्स के रहने के लिए जगह उसके अंदर होती है, पायलट्स के लिए जगह होती है, यू नो। और कुछ बेसिक वेपन्स उनके पास में होते हैं, कुछ क्लोज इन सिस्टम्स, मतलब अगर कोई मिसाइल या कोई बोट उनके बिल्कुल पास में आ जाए तो उसके ऊपर वो एक जिसको एक हाई रेट ऑफ फायर होगा, ऐसी गन से उसको फायर कर सकते हैं। कुछ मिसाइल्स वो कैरी करते हैं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो खुद को डिफेंड करे, क्योंकि उसका मेन काम है एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करना और रिकवर करना। वो उसका मेन ऑफेंसिव वेपन है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से दूर जाके शायद लड़ाई के लिए बनाए होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक वल्नरेबल चीज़ है। तो अब जब वल्नरेबल है, और मैं आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर 60-65 जेट से 90 हो सकते हैं, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी उसमें लगी, 5000 आदमी उसमें है। तो इसको फिर ये अपने आप में एक लाइबिलिटी बन जाएगी अगर आपने इसको डिफेंड नहीं किया तो। इसलिए बाकी जगह हिंदुस्तान में भी होता है, हिंदुस्तान में भी जो कैरियर है अकेला कभी नहीं चलता। तो यूएस में तो बहुत बड़ा मतलब उनका एस्कॉर्ट होता है। तो यूएस में एक टिपिकल जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसको बोलते हैं, जिसमें एक कैरियर होता है, वो मदरशिप हो गया, और उसके बाद में मिनिमम 4 तक डिस्ट्रॉयर्स होते हैं उनके पास। उनके अच्छा यूएस में साइज का बड़ा, दे हैव दिस फैसिनेशन विद साइज, वो उनके डिस्ट्रॉयर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो जैसे इसके साथ तो आलेबर्ग क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं मैं सुन रहा हूँ। तो डिस्ट्रॉयर्स का काम क्या होता है? डिस्ट्रॉयर्स का जो आप ये कह लीजिए बेसिक फंक्शन उनका होता है सरफेस टू एयर, वो डिफेंस देते हैं।
क्योंकि वो एक एयरफील्ड को उनको प्रोटेक्ट करना है, तो एयरफील्ड के ऊपर से खतरा आएगा, है ना। अब सिंस डिस्ट्रॉयर एक शिप है तो वो टॉर्पीडोज भी लॉन्च करता है ना, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इंगेज कर सकता है, बट उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सरफेस टू एयर है। तो सरफेस टू एयर में उनके पास वर्टिकल लॉन्चर्स होते हैं और बहुत बड़े डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, शायद 90 मिसाइल्स वो कैरी करते हैं, 90 पर शिप। और 90 मिसाइल का मैगजीन बहुत बड़ा है भाई, और बड़ी बड़ी मिसाइल्स वो लॉन्च करते हैं। उसका मैंने नोट भी किया था, टॉमहॉक भी शायद, टॉमहॉक मिसाइल्स फायर कर सकते हैं वो लोग, शिप से टॉमहॉक मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, SM-3 मिसाइल फायर कर सकते हैं, बहुत महंगी, $28 मिलियन की एक होती है। तो ये इनके पास में है, तो वो वर्टिकल लॉन्चेस कर सकते हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, क्लोज इन उनके पास में भी वेपन्स होते हैं। तो मेन फंक्शन इनका सरफेस टू एयर हो गया, लेकिन और थोड़ा बहुत ये लोग सरफेस पे भी ध्यान रखते हैं, सब सरफेस ध्यान रखते हैं। अब क्योंकि 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं तो चारों डिस्ट्रॉयर्स में अलग अलग वो खूबी भी प्लान करते हैं। कैसे? जैसे एयरक्राफ्ट में मैंने बताया ना कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है F-18 सुपर हॉर्नेट, फिर एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेल्थ भी है F-35, ठीक है, फिर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें 1-2 मिसाइल लगी हुई है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ग्राउलर। उसी तरह से यूएस अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ भी करता है। वो अपने डिस्ट्रॉयर्स को क्या करेगा, जैसे अगर वो 4 भेज रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, हो सकता है उसमें से एक डिस्ट्रॉयर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत जैमिंग और इन सारा उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होगा, तो एक होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर डिस्ट्रॉयर अपार्ट फ्रॉम दीज मिसाइल्स। फिर एक उसमें होगा जैसे यूएस नेवी में वो लोग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पे बहुत काम करते हैं, और उनके पास में एक एजिस सिस्टम है। एजिस में वो पानी के नीचे भी देख पाते हैं और पानी के ऊपर भी देख पाते हैं, और वहाँ से जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट है वो तो ऊपर से आने वाले खतरों को लेकर है ऑब्वियसली। तो एक आध उसमें ऐसा होगा जिसके ऊपर एजिस लगा होगा, है ना। तो एक उसमें हो सकता है कि ये जो पूरा एयर डिफेंस की जो हमको शील्ड बनानी है उसको एक कमांड करने वाला एक शिप होगा। तो अलग अलग इन 4 डिस्ट्रॉयर्स को अलग अलग रोल्स मिलते हैं अपनी बेसिक ड्यूटी के अलावा। फिर इसके बाद यूएस एक जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है उसके सबसे आगे एक और जहाज चलता है, एक क्रूजर जहाज चलता है। क्रूजर का काम क्या है? क्रूजर का, जैसे इनकी कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे क्रूजर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरफेस एंड सब सरफेस। ओके, तो वो सरफेस से आने वाले थ्रेट्स पे सबसे आगे चलता है, सरफेस को वो स्कैन करते रहते हैं और वो सब सरफेस स्कैनिंग भी करते हैं। तो वो ऐसा कुछ एंटी एयर भी उसके ऊपर हथियार होंगे, है ना, कुछ मिसाइल्स भी उसके ऊपर होती हैं, लेकिन उनका मेन काम है सरफेस वॉरफेयर और टॉर्पीडोज लॉन्च करना अगेंस्ट एनिमीज। वो सरफेस शिप्स भी हो सकते हैं, सबमरीन्स भी हो सकती हैं। इन सब के पीछे एक फ्रिगेट आती है। फ्रिगेट में भी इसी तरह के हथियार लगे होते हैं, कुछ मिसाइल्स होती हैं, कुछ टॉर्पीडोज होते हैं, यू नो, कुछ गन्स उनके ऊपर लगी होती हैं। बट फ्रिगेट एक कंपैरेटिवली छोटा जहाज होता है ना। छोटा मतलब बाय नेवल स्टैंडर्ड्स में फ्रिगेट आप ऐसे देखोगे आपको ये भी लगेगा पता नहीं कि क्या है ना। वो भी एक छोटा सा बहुत बड़ा शिप होता है, हजारों टन का। मैं ये जो बाकी शिप्स बता रहा हूँ उनकी तुलना में मैं कह रहा हूँ। तो ये तो सरफेस शिप्स हो गए कैरियर के अलावा। मिनिमम ये यूएस के सारे जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होते हैं, मिनिमम एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन साथ में चलती है। क्योंकि ये इससे होता क्या है कि 2 तरह से काम होता है, जैसे एक होता है सी कंट्रोल, एक होता है सी डिनायल। तो सी कंट्रोल के लिए तो ये बहुत अच्छा है, आपके पास एक चलता फिरता एयरपोर्ट है, आपके पास 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, है ना, आप हवा से आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो, एक फ्रिगेट चल रही पीछे, एक सामने क्रूजर चल रहा है। लेकिन सी डिनायल के लिए आपको एक सबमरीन ही चाहिए कि क्या हो अगर दुश्मन स्नीक कर जाए आपके एयरक्राफ्ट कैरियर तक, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन रखते हैं। और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन रखने का फायदा ये है कि उसको 6 महीने बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। आप 6 महीने, आज तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं चली है जिसमें मतलब आपको 6 महीने आपको सरफेस करने के लिए, मतलब वर्ल्ड वॉर्स चली हैं सालों, लेकिन 6 महीने के लिए एट अ स्ट्रेच किसी को अंदर नहीं रहना पड़ता है। तो आप अनलेस ये लिमिटलेस एंड्योरेंस है, मतलब जब वो सेलर्स का खाना खत्म होगा तभी बाहर आना है उनको, या उनके मैगजीन से मिसाइल्स, और वो सबमरीन से टॉमाहॉक फायर करते हैं और दूसरी मिसाइल्स भी फायर करते हैं। तो वो समंदर को नीचे से स्कैन करते रहते हैं। तो यही एक कारण है जहां से मैंने बात अपनी शुरू की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में
कोई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का डूबा नहीं है, और वियतनाम के बाद से किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। और जब से न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, कभी मुझे नहीं लगता कि कभी भी एक डायरेक्ट हिट स्कोर किसी ने नहीं किया है एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएस के शिप्स को ऑन एंड ऑफ टारगेट किया गया यूएसएस कोल पे। सन 2000 में एक सैबोटाज अटैक किया था, जो मुझको याद आ रहा है, बड़ा हमला किसी यूएस शिप पे हुआ हो। और इसीलिए कैरियर का जो स्ट्राइक ग्रुप होता है उससे सब लोग डरते हैं, क्योंकि उसको हिट करना बहुत मुश्किल है। और पूरी कवरेज दे देता है, मतलब सी में, मतलब अगर वो आ गई फ्लीट तो आप नहीं कर सकते उसका मुकाबला एक तरह एक मुल्क से लड़ने लायक उनके पास होता है, से। इतना है। इतना है ना, मतलब ईरान को एंगेज कर सकती है एक मतलब सिर्फ लिंकन और उसका जो एस्कॉर्ट है, वो कुछ टाइम तो बिल्कुल ईरान को एंगेज कर सकते हैं चाहे तो। क्या इजराइल इसमें आएगा, ज्वाइन करेगा अपने फाइटर जेट्स के थ्रू? देखिए, इसका जवाब रिया उस चीज़ में है, फिर वो हम राजदूत वाले उसमें चले जाएंगे। उसका जवाब इस चीज़ में है कि ट्रम्प चाहते क्या हैं, है ना। तो जैसे राजदूत अगर होता तो शायद हम ज़्यादा टाइम, ट्रम्प का एंड गेम क्या है, यदि ट्रम्प सीन क्या था, उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद में ट्रम्प ने कहा कि मैं आऊँगा और मदद करूँगा। अब ट्रम्प के दिमाग में क्या वो अपना वो वादा पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि तुरंत तो नहीं कर सकते थे, आपको इतना सारा मोबिलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, तो वो एक आध बॉम्ब डाल के जाना चाह रहे हैं टू जस्ट सेंड अ मैसेज कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं अपनी धमकी पे अमल कर सकता हूँ। एक ये हो सकता है। दूसरा, एक रेजिम चेंज, मतलब जो बिल्कुल जो दूसरा एक्सट्रीम है ना। पहला है कि नहीं नहीं बहाना एक बम डाल के वापस आना। दूसरा एक्सट्रीम है प्रॉपर रेजिम चेंज, वेनेजुएला में अभी उन्होंने किया है, बट ईरान के लिए मुश्किल होगा। ईरान को आप 4 बम मार के यू कैन नॉट ब्रेक ईरान, है ना। वहाँ पे उनके बोन मैरो में है, उनके जो ये इस्लामिक क्रांति है जंग, वहाँ, तो हाँ, तो वो क्रांति मतलब ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 लोगों के दिमाग में है, वो पूरा स्टेट ही उस इस्लामिक रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब खोमेनी से लेके जो पीएन है वो सब उसमें मानने वाले लोग हैं। तो बहुत मुश्किल होगा उतने सारे लोगों को इक्वेशन से बाहर निकालना। तो उसके लिए जितना जो स्केल ऑफ अटैक होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें ट्रम्प एंगेज करना चाहेंगे। बीच का रास्ता है डिग्रेडेशन, कि दुश्मन को एक बार में मारो मत। जैसे आप पहले के ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे कि कुछ बाकी टाइम तो लड़ाई है, और जब पीस टाइम होता है तो उसमें फिर अब राजा कितना महल में रहेंगे तो शिकार पे जाते थे। तो वो शौकिया शिकार, फिर जैसे बड़े जानवर का होगा तो शेर मार दिया या बाघ मार दिया, जब ये सारी चीज़ें चलती थी। एक और चीज़ होती थी कि एक सुअर का शिकार भी किया जाता था, जंगली सुअर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके दांत होते हैं। और सुनने में बड़ा ऑड लगता है ये चीज़ कि मतलब राजा सुअर का शिकार करेगा, लेकिन अगर आपने जंगली सुअर देखा है तो आई कैन अश्योर यू, और आप गूगल करके डिस्कवरी वगैरह पे देखिए, इट्स अ वेरी डेंजरस एनिमल, और अकेले आप एंगेज नहीं कर सकते हैं। तो सुअर का शिकार करने के लिए मतलब जितना बाघ का शिकार करने के लिए स्टाफ जाता था उतने लोग उसमें भी रखते थे। राजा जाकर के लास्ट में भाला मारता था या वो तीर मारता था, क्योंकि वो इतना उसका जीवट इतना मजबूत है कि वो राजा को नुकसान पहुंचा सकता है घिरने के बावजूद। तो इस तरह का ही कुछ केस ईरान का भी है। ईरान का जो मतलब अगर ट्रम्प को अगर ऐसा लगता है कि वो ईरान का शिकार कर लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, और बिना लोगों को भेजे, जो बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको ट्रम्प कहते हैं, उसके बिना होगा नहीं। तो फिर बीच का रास्ता क्या है कि रेजीम को डिग्रेड करते रहो। पिछले बार जब आपने जून 2025 में ईरान ने, इजराइल ने और यूएस ने मिलकर जो कैंपेन चलाया, शुरू में इजराइल ने किया, बाद में एक दिन यूएस गया, लेकिन जो इजराइल ने भी 12 दिन लड़ाई लड़ी वो बिना यूएस के वो नहीं लड़ सकते थे। चाहे पैसे से सपोर्ट है, चाहे इक्विपमेंट का सपोर्ट है, चाहे दूसरी चीज़ों का। तो उस टाइम पे उन्होंने ईरान के डिफेंसेस को बहुत टेस्ट किया, बहुत डिग्रेड किया। इजराइल का स्पेसिफिक जो टारगेट होता था, इजराइल को पता था कि ईरान की एयरफोर्स में कोई दम नहीं है, क्योंकि सैंक्शंस है, वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो। लेकिन ईरान ने मिसाइल्स बहुत अच्छी बनाई हैं। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपना बहुत ध्यान लगाया सीड और डीड मिशंस पे। तो उन्होंने उनके रडार्स को टारगेट किया,
उन्होंने उनके लॉन्चर्स को टारगेट किया कि मिसाइल्स आपके पास साइलों में बहुत पड़े होंगे, चलाओगे तो लॉन्चर से ही, और टारगेटिंग के लिए यू नीड द रेडार। तो उन्होंने सी डीड मिशंस में इन दो चीज़ों को पिक किया, बहुत पिक किया, और अच्छी खासा वो नंबर उनको नीचे लेकर के भी आए। तो कुछ डिग्रेडेशन तब हुआ, है ना। तो वैसा हो सकता है, अगर बीच का रास्ता निकालना है ट्रम्प के दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो वो इस तरह की ही चीज़ ट्राई करेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उससे जुड़े कुछ हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर देंगे, अगेन कुछ लॉन्चर्स, अगेन कुछ रडार्स, उनको डिसेबल करेंगे। सिंबलिज्म बस की, हाँ, सिंबलिज्म नहीं, वो धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सुअर का शिकार हुआ, क्या उसको थकाना पड़ेगा एक बार में। यू कांट कि वो तो राजा को खतरा हो जाएगा वो इतना, क्योंकि अभी ऐसे जाके सीधे ईरान पे चढ़ाई नहीं कर सकते, वो यूएस भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो आसपास के देश है जैसे अरब नेशंस है, यूएई, सऊदी, उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पढ़ना, एयर स्पेस जो है उससे मना कर दिया देने से। उसका रीजन है ना, तो क्या वो इफेक्ट करेगा यूएस को? वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। आप ये देखिए, अच्छा, ईरान ने बहुत क्लियरली कहा कि इफ वी आर अटैक्ड यू विल गेट अटैक्ड, है ना। तो वो ऑब्वियसली वॉशिंगटन तक तो ईरान नहीं जा सकता है, तो वो जो यूएस इंटरेस्ट है उनको अटैक करेगा। और ईरान इज वेरी क्लियर कि अगर अमेरिका का हमला होता है तो इजराइल हमारे टारगेट पे रहेगा। तो इस चीज का एक सिंपल मतलब यह है कि इजराइल या तो पहले दिन से लड़ाई का हिस्सा होगा, या वो बिल्कुल एट द रेडी रहेंगे कि अगर कुछ भी होता है तो दिल रिएक्ट, और जो करना ही पड़ेगा। अगर ईरान पर यूएस मिसाइल्स गिरती हैं बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, तो इजराइल विल बी अटैक्ड। और इजराइल का जो उनके काम करने का जो तरीका है, दे ऑलवेज रिएक्ट, तो वो भी हमला करेंगे ही करेंगे। तो यूएस में क्या है, वो अपनी फ्लीट लेके गए हैं समंदर के रास्ते से, और लैंड पे उनको ये है इजराइल से कुछ सपोर्ट मिलेगा, है ना। बट इजराइल एक छोटा देश है, उनको कुछ ना कुछ उनको हेल्प लॉजिस्टिक्स में चाहिए अपने उन यूएस एलाइज से जो गल्फ में है ना। सऊदी अरब हो सकता है, वो यूएई हो सकता है, बहरीन हो सकता है, कतर हो सकता है। और आप देखोगे कि क्या क्या है यूएस के पास वहाँ पे, तो आपको उस लिस्ट से आइडिया लगेगा कि जैसे कतर में अल उदैद में सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है ना, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ रहते हैं। फिर बहरीन में उनका नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है, मतलब एक पूरा बड़ा सा नेवल बेस है जो उनकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। और जो नेवल एसेट्स हैं आपके यूएस सेंटकॉम के, वो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर बर्थ होते हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके एम्फीबियस शिप्स वहाँ बर्थ होते हैं। फिर अगेन कुवैत में उनके पास बड़े बड़े बेसेस हैं, वहाँ पे उनके इराक में बहुत सारे बेसेस हैं छोटे छोटे, है ना, यूएई। तो यहाँ पे जो यूएस के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस को यूज़ करना पड़ेगा, पूरा लिंकन से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट वो लोग यूज़ करते हैं तो लिंकन से उड़ सकते हैं छोटे जेट्स, लेकिन रिफ्यूलर्स नहीं उड़ेंगे। और लिंकन एक साइड से एंगेज करेगा, वो गल्फ में नहीं जाएंगे। एक बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हमने एक ज़माने में काम किया उनके साथ में, बहुत सीखने को मिला, संदीप उन्नीथन। उन्होंने बहुत सारे सिनेरियो समझाएं। तो संदीप उन्नीथन का ये कहना है कि जो लिंकन का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो अरेबियन सी में रहेगा, वो गल्फ ऑफ ओमान या पर्शियन गल्फ में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ वो एक्सपोज हो जाते हैं ईरान की मिसाइल्स को लेकर के। तो वो ओपन सी में रहेंगे जहाँ से वो ईरान पर नज़र रख सकें। तो इसलिए इन बेसिस को हो सकता है यूज़ करना पड़े। और क्योंकि ये देश कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ हमारी ज़मीन का इस्तेमाल हो, तो दो सिनेरियो बचते हैं। फिर पहला सिनेरियो ये बचता है कि इनको भरोसे में लेके ट्रंप अटैक करें, और दूसरा सिनेरियो ये बचता है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर ईरान कुछ करता है तो विल कम टू योर रेस्क्यू। उस वजह से आप देखिए जून 2025 में जब ये मिडनाइट हैमर हुआ, उसके बाद में यूएस अपने बहुत सारा एसेट वहाँ से बाहर भी ले गया। बहुत सारी पेट्रियट बैटरीज और थार्ड सिस्टम्स उन्होंने वहाँ से वेकेट, मतलब उन्होंने जो डिप्लॉयड थे वापस लेके गए, ऑलमोस्ट 60%, आधा कर दिया अपना एयर डिफेंस। अब वो सब कुछ वापस लेके आ रहे हैं। 5 से 6 पेट्रियट सिस्टम्स वो लोग लेके गए हैं वहाँ, ये C-17 में डाल के, और जापान से और जर्मनी से उसकी मिसाइल लेकर के आ रहे हैं। पुरानी मिसाइल्स हैं ये, कोल्ड वॉर के टाइम की, इनका की ज़रूरत पड़ती है तो यही फायर कर देते हैं। जो अभी के जो एडवांस इंटरसेप्ट्स हैं वो लोग नहीं चलाना चाहते, क्योंकि
ईरान से वैसे सोफिस्टिकेटेड अटैक होगा नहीं। तो इस पूरा जो नेवल फ्लीट है, डिप्लॉयमेंट, इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं बिल्कुल है, रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, $9 मिलियन पर डे तक ईरान, जाता है। हाँ तक जाता है उसको, हम्म बस एक दिन के लिए मेंटेन करने के लिए। हम्म ईरान जैसे देश के लिए क्यों इतना पैसा बाहर है यूएस, मुझे ये समझ नहीं। वो तो अब उनका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है ना, उसका यही एक जवाब हम यहाँ दे सकते हैं। यूएस के पास बहुत पैसा है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर बहुत पैसा खर्च करने के लिए जाने भी जाते हैं। आपने बताया $9 मिलियन समथिंग पर होता डे। है एक दिन का खर्चा एक स्ट्राइक ग्रुप का, कैरियर का। मैं देख रहा था कि जो 30 दिन का उन्होंने सोचा है हाँ। एक डेटरेंट ऑपरेशन, कि 30 दिन हम एक तरह से घेराबंदी करेंगे ईरान की, एंड विल सी कि ये डिलीवर करता है कि नहीं रिजल्ट्स, एंड वी माइट अटैक। तो अगर अटैक नहीं करते हैं, उसकी कॉस्ट मैं देख रहा था, एक जगह लिखी थी $1.5 बिलियन सिर्फ डेटरेंस के लिए वो खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने ये तैयारी की है कि आप अब $9 मिलियन बता रही है एक दिन का, वो $1500 मिलियन सोच के बैठे हुए हैं, जिसमें लड़ाई है ही भी नहीं, सिर्फ मोबिलाइजेशन डिप्लॉयमेंट। लड़ेंगे तो इसका कॉस्ट तो कहाँ जाएगा। यूएस बहुत महंगा इक्विपमेंट यूज़ करता है, अपनी सुरक्षा पे बहुत ध्यान देता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से उनके इक्विपमेंट की, उसके ऑपरेट करने की, उसको परचेस करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जो थर्ड उनका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका एक इंटरसेप्टर, आपको लगा खतरा आ रहा है तो जनरली 2 फायर होते हैं, एक इंटरसेप्ट की, एक मिसाइल की उसकी कीमत होती है $12.7 मिलियन। तो वो इस लेवल पे खर्च करते हैं। तो क्या है कोई तरीका ईरान के पास कि वो ब्रीच करके कुछ नुकसान पहुंचा सके इस पूरे सिस्टम को? जो आपने लॉजिस्टिक्स वाली बात बोली, ईरान का गेम यही होगा। वो ये जानते हैं कि यूएस से वो जीत नहीं सकते, आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते। उन्होंने इजराइल के साथ भी देखा, तेहरान के ऊपर वो जेट्स उड़े, बहुत इंसल्टिंग था कि इतना खर्चा हम आईआरजीसी पे कर रहे हैं, लेकिन इजरायली जेट्स, उनके पास वैसे स्टेल जेट्स हैं, लेकिन उन्होंने ना ज़मीन के करीब उड़ाए तेहरान में, कि देखिए आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी फौज होगी, बट यू कैन सी इजरायली जेट्स अपनी आंखों से, कुछ रडार की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक मैसेज भी था, इसलिए लोग तेहरान से भाग रहे थे। तो तेहरान पिछले बार की तरह, देखिए तेहरान ने ये पिछली बार नोटिस किया, और उनको ये बात समझ में भी आई कि इजराइल के पास में भी जो हथियार हैं वो यूएस सप्लाइड हैं, या वो यूएस फिलॉसफी पे बने हुए हैं, है ना। उनका वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी उनकी बहुत तगड़ी है, और जब वो हिट करने आते हैं तब तो वो एट विल फायर करते हैं। तो ईरान को पता है कि इजराइल से आने वाला हमला या अमेरिका से आने वाला हमला, उसको हम रोक सके उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि उनके जो सरफेस टू एयर सिस्टम्स हैं पिछले बार ही बहुत डिग्रेड हुए, जब जून में लड़ाई हुई। उसके बाद से बताया जा रहा है कि कुछ चाइनीज़ HQ-9 सीरीज़ के वहाँ सरफेस टू एयर सिस्टम्स गए हैं। S-400 मैंने सुना, मुझे नहीं पता कि अब अगर इस बार ये देखने को मिल जाएगा रिया, अगर ये लड़ाई हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन अगर होती है तो ये पता चलेगा कि जो ये इतने दिन से हम सुन रहे हैं कि अमेरिकन हार्डवेयर जो है, यूएस एयरफोर्स को अगर किसी एक सरफेस टू एयर सिस्टम से डर लगता है तो वो S-400 है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ईरान क्या S-400 को फील्ड करेगा, क्या वो S-400 से किसी यूएस एयरक्राफ्ट को हिट करना चाहेंगे, क्या ये पॉसिबल भी है। इन सारी चीज़ों के अभी तक थ्योरी में यस है, S-400 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है इन थ्योरी, है ना। इस बार अगर वो यूज़ होता है तब हमको पता चलेगा। तो ये तो उनका, तो लेकिन उनका मेन हम आपको बता सकते हैं कि ईरान का डिफेंस से ज़्यादा ये है कि इतनी मिसाइल्स, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट्स उनके पास में बहुत सारे नहीं है, ईरान की नेवी कोई बहुत मजबूत नहीं है, तो ईरान की कोशिश, ईरान के पास मिसाइल्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हैं, और बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो स्टेशनरी टारगेट्स को हिट कर सकती हैं, तो उनको यूज़ करेंगे ये बहरीन, कतर, जहाँ जहाँ उनको पता है कि यूएस का ये बेस है, हाँ, बेसिस पर इसीलिए वो थार्ड और पेट्रियट सिस्टम लाए जा रहे हैं वहाँ पे। वो लोग वहाँ मिसाइल मारने की कोशिश करेंगे। फिर ईरान ने ये भी तैयारी की है कि ईरान ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को शिप टारगेटिंग के लिए प्रोग्राम किया है। उसमें एक बेसिक फ़र्क है, बैलिस्टिक मिसाइल एक स्टेशनरी टारगेट पे जाके गिरती है, बट शिप्स मूव, शिप है ना वो, तो उसमें फिर ये है कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो वेक्टर्स हैं शिप के, कि ये डायरेक्शन, ये इस वेलोसिटी पे इधर जा रहा है,
तो उस आधार पे वो मिसाइल अपना रास्ता बदलती है, बट इसको पुल ऑफ करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है ना। उन्होंने कुछ ड्रिल्स में इस चीज़ को करके दिखाया है ना। लेकिन किसी कार्गो शिप को हिट करना, एक सिविलियन टारगेट को हिट करना एक अलग चीज़ है। एक नेवल एसेट जो एंटिसिपेट कर रहा है कि हमारे खिलाफ एंटी शिप मिसाइल्स आ सकती हैं, जिसने इस चीज़ के लिए खूब सारी ट्रेनिंग की है, और यूएस नेवी की ट्रेनिंग बहुत उनका यूएस नेवी के पास जो ये फैंसी शिप्स हैं, उससे मेन चीज़ उनके पास में ये है कि उनका अनुभव इतना ज़्यादा है ना, लगभग सारे सिनेरियोज में वो रह चुके हैं, तो उनको पता है कि रिएक्ट कैसे करना है। तो यूएस तो एंटिसिपेट कर रहा है कि उनके शिप्स के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स डाली जाएंगी, और वो वेट भी कर रहे हैं। ईरान की कोशिश ये होगी कि ईरान पहले अपना बेस्ट जो हथियार होगा वो नहीं चलाएगा। ईरान पहले सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स भेजेगा, ये जो शहीद ड्रोन्स उनके पास में, इसलिए यूएस भी अपने जो सस्ते इंटरसेप्ट्स हैं वो लेके आया, ताकि पेट्रियट से इनको हिट किया जा सके। जब ड्रोन सस्ता तो मिसाइल भी सस्ती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक पेट्रियट के कॉस्ट में सैकड़ों आप ड्रोन्स ले सकते हो। तो है तो नुकसान यूएस का, बट हाँ उनके पास पैसा भी है। शुरू में वो ड्रोन्स भेजेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो एक बड़ा साल्वो मिसाइल्स का भेजें, क्रूज का, बैलिस्टिक का, और जब सैचुरेट हो जाएं एनिमी एयर डिफेंस यूएस नेवी के और जो बाकी उनके बेसेस हैं वहाँ पे, इजराइल पे कुछ, उसके बीच में फिर ईरान के पास कुछ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक मतलब मार्क 5 प्लस, तो मार्क 7, मार्क 8, मार्क 9, मार्क 10 चलने वाली, फतेह शायद उनकी चाहती है मार्क 10। तो वो हाइपरसोनिक से ईरान को उम्मीद रहेगी कि अगर एक भी गिरती है तो हमारा काम हो जाएगा जितना में। हाँ, उनको तो ईरान को बस अपनी जनता को ये बताना है कि हमने उनको भी तोड़ा है ना। तो एक मिसाइल इजराइल में गिरा देना है, कि कोशिश करना है किसी यूएस बेस पे कुछ गिर जाए, किसी यूएस शिप को आप टारगेट कर लो, उतना ईरान मतलब विल क्लेम विक्ट्री। एवैक्स का रोल इन ऑपरेशंस में रहता है या नहीं? बिल्कुल, वो तो यूएस करेगा ही ना। इसमें ईरान के पास एयरफोर्स उस तरह की है भी नहीं। एवैक्स तो इजराइल यूज करेगा और यूएस नेवी यूज करेगी। वो हॉकाय कैरियर्स ले जाने का मेन पॉइंट ही है। भाई फाइटर एयरक्राफ्ट तो लोग वहीं से लॉन्च कर देंगे जो उनके पास में बाकी बेसेस हैं, वहां से वो बड़े एवैक्स एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। कैरियर से उनको फायदा क्या है कि अगर आप कोई ये बेस यूज नहीं कर सकते हो जो पूरे गल्फ में ईरान के चारों तरफ हैं, तो कैरियर में आपके पास एक चलता फिरता एयरफील्ड है जहां से भी एवैक्स जा सकता है। एवैक्स जाने से क्या फायदा हो जाता है कि एवैक्स जाके आसमान में एक एटीसी है आपके पास, वहां से आप एनिमी एक्टिविटी को भी देख सकते हो, और आप अपना भी एक जो बैटलफील्ड मैनेजमेंट है वो भी हो सकता है। तो मतलब नो फ्लाई जोन एक क्रिएट करना है पूरा, कैरियर्स वो कर सकते हैं। वो इन्होंने किया था, मतलब आप उन्होंने जो 12 डे वार हुआ था उसमें भी इजराइल ने एक नो फ्लाई जोन ही क्रिएट कर दी थी, क्योंकि यूएस ईरानी एयरफोर्स का तो हमने कोई हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट हवा में आते हुए नहीं वहाँ पे मिसाइल्स ही हैं जो काम कर सकती हैं। तो ईरान यही करेगा। ईरान की कोशिश यही रहेगी कि मतलब जो एनिमी जो यूएस या इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको सैचुरेट कर दो, सस्ता मारो इतना सारा कि एक तो उनको खर्च बहुत पड़े इसको एंगेज करने में, और दूसरा जब एक बार एयर डिफेंसेस सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद फिर जैसे मान के चलिए आपके पास इस तरह के आप 100 मिसाइल एंगेज कर सकते हो। इफ यू कैन फायर 101 मिसाइल्स तो वो एक तो गिरने ही वाली है फिर अंदर, एक तो लगेगी ही जाकर। तो उनका प्लान ये होने वाला है। नेवी हो सकता है कि नेवल एसेट्स में वो ये करें। मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें ये था कि आईआरसीजी का जो नेवल वो है विंग, उनके पास में बहुत सारे फास्ट अटैक बोट्स हैं। क्या वो अपनी बोट्स पे सवार होके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ सेल करेंगे, वो देखना पड़ेगा। ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और अंडर वाटर उनके मिजेट सबमरीन बोलते हैं, मतलब प्रॉपर बड़ी सबमरीन्स तो ईरान के पास में नहीं है, पर छोटी छोटी सबमरीन्स बहुत सारी हैं, और वो छोटी सबमरीन्स बड़ी क्वाइट भी होती हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो वो इस तरह के स्नीक अटैक्स करने की कोशिश कर सकती हैं, टॉर्पीडोज लॉन्च कर सकती हैं। तो इस ईरान बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ सकता है यूएस से, तो वो क्या करेगा, वो गेम के रूल चेंज करने की कोशिश करेगा, सामने वाले के डिफेंसेस को सैचुरेट करने की कोशिश करेगा, और उसमें से फिर वो अपने लिए एक जीत थोड़ा सा डिसीजन भी फेवर में आ जाए तो उनका हो जाएगा। हाँ, उनका ईरान का गेम यही है कि जनता को ये मैसेज जाना चाहिए कि हमने एंगेज किया इजराइल को, यूएस को, क्योंकि ये तो ईरान की जनता भी जानती है कि वो इन दो मुल्कों को हरा नहीं सकते ना। तो उससे बस वो क्या है, रेजिम की रेजिलियंस वो कम्युनिकेट करते हैं।
और वही सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मिलिट्री के एस्पेक्ट में जो भी था, डिप्लॉयमेंट से क्या होगा, क्या हो सकता है अगला कदम यूएस का, वो सारी चीज़ें हमने फौजी के इस एपिसोड में कवर जी कर ली हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम निखिल।